नेक्स्ट टाइट्रेशन इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देखो ऐसा टाइट्रेशन तब परफॉर्म करते हैं जब किसी सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ के से रिएक्ट करा के आयोडीन बनाते हैं और फिर आयोडीन का टाइट्रेशन करते हैं हाइपो के साथ यूजिंग स्टार्च एंड इंडिकेटर। टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट लिखिए। राइट डाउन सच टाइट्रेशन इज परफॉर्म फॉर दो सब्सटेंसेस such titration such titration is performed such titration is performed for those substances such titration is performed for those substances which when treated with excess of Ki produces iodine which when treated with excess of Ki produces iodine and iodine such liberated is titrated against hyposolution hyposolution is Na2H2O3 using starch as an indicator. Using starch as an indicator. कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ऐसा टाइट्रेशन उन सब्सटेंसेस के साथ परफॉर्म कराया जाता है जिनमें एक्सेस ऑफ के से रिएक्शन कराने के बाद आयोडीन बन जाए और जो फाइनली आयोडीन बनेगी उस आयोडीन को हम लोग हाइपो सोल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे स्टार्च इंडिकेटर के साथ। तो इस टाइट्रेशन में जब हम एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन के इक्वल करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट लिखिए। एट एंड पॉइंट आयोडीन को हाइपो सोल्यूशन ने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराया। तो एट एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन। इस टाइट्रेशन से पहले अमाउंट ऑफ आयोडीन निकलेगा और फिर उस अमाउंट ऑफ आयोडीन से हम उस सब्सटेंस की स्टडी कर पाएंगे जिसको हमने के से रिएक्ट करा के करस्पॉन्डिंग हाइपो में कन्वर्ट किया था। ठीक है। तो अब जैसे देखो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको। तो इस प्रोसेस में सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉमनली इस प्रोसेस में हम लोग कॉपर सल्फेट को टाइट्रेट करते हैं। तो मैं उसके लिए रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम लोग एक्सेस ऑफ के से कराते हैं। सो कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद के सोल्यूशन और इस रेडॉक्स चेंज होता है, इट विल कन्वर्ट टू Cu2I2 then K2SO4 and iodine. दिस इज द रिएक्शन। और फिर यहाँ से जो आयोडीन बनी उसकी रिएक्शन हाइपो से कराते हैं Na2H2O3 से एंड इन दिस प्रोसेस आयोडीन जो है वो फिर से रिड्यूस होकर Na में कन्वर्ट हो जाएगी और Na2H2O3 ऑक्सीडाइज होकर Na2H4O6 बना लेगा। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के चेंज देखे जाएं तो सल्फर देखो +2 से चेंज होकर +2.5 जाता है और आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज होकर 0 से -1 जाता है। तो इफ यू रिपोर्ट n फैक्टर्स इन दिस केस, तो फॉर आयोडीन n फैक्टर इज 2 एंड फॉर हाइपो n फैक्टर इज 1। दिस द कॉन्सेप्ट। इस टाइट्रेशन को हम लोग बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए। So the question is 0.2 gram of copper sulfate sample is treated with excess of Ki solution, produces iodine. The iodine liberated in this process is treated with 0.1 m hypo solution using starch as an indicator. If 10 ml of hypo is used to reach the end point, find the percentage purity of copper sulfate sample. तो देखो आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एंड पॉइंट पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन के इक्वल करते हैं हम लोग। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन। तो अगर हम यहाँ से मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन निकालेंगे तो हाइपो के मिली इक्विवेलेंट पता है 0.1 मोल एन फैक्टर 1 वॉल्यूम 10 ml। तो दिस कम्स आउट टू बी 1।
अब आयोडीन का एन फैक्टर 2 है, तो अगर हम इससे मिली मोल्स ऑफ आयोडीन निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1/2 विच इज 0.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब रिएक्शन अगर ध्यान से देखो तो अभी मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी कॉपर सल्फेट की KI के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी रिएक्शन से जब आपके आयोडीन के मोल पता चल जाएंगे तो आप इससे कॉपर सल्फेट के मोल ट्राई कर लेंगे। दिस इज द रिएक्शन। तो अगर आपके आयोडीन के मोल 0.5 है तो कॉपर सल्फेट के मोल हमारे कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ आयोडीन इज 0.5, तो कॉपर सल्फेट के मोल 1 हो गया। तो अगर ये 0.5 मोल है, ये 1 मोल 1 मिली मोल हो जाएगा। सॉरी, दिस इज 0.5 मिली मोल्स। यहाँ से अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट निकल आएगा। अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट विल बी 1 into 10 to the power minus 3 moles into molecular mass 159.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1595 ग्राम प्योर कॉपर सल्फेट आ जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, की वैल्यू आ जाएगी 0.1595 बाय टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज गिवन 0.2 into 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80% प्योरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है। So write down the next question. 1 gram of Na3ASO4 is boiled with excess of solid Ki in presence of strong HCl. The iodine evolved is absorbed in Ki solution and titrated against zero point 0.2 and hypo solution. ASO4 3 minus plus 2H plus 2I minus gives ASO3 3 minus water and I2. Calculate the volume of thiosulfate consumed. ये आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस सब्सटेंस का 1 ग्राम दे रखा है आपको। यहाँ से हम लोग पहले अमाउंट ऑफ आयोडीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस देखो बेसिक रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। सो वी आर गिवन 1 ग्राम सब्सटेंस ऑफ Na3ASO4। ओके, so calculate its moles first. So this is 1 gram and you can see that equation is given to you in balanced form. So जितने मोल ASO4 3 माइनस होगा उतने मोल आयोडीन हो जाएगा और फिर बाद में मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वल कर देंगे। राइट, so moles are 1/208 moles. So 1 mole of ASO4 minus 1 mole of I2 बनना है, so it is 1/208 mole I2 फॉर्म होगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो को इक्वल करेंगे। So moles are 1/208 into 10 to the power 3 मिली मोल्स हो गए। n फैक्टर 2, हाइपो की मोलारिटी 0.2 एन दे रखी है। वॉल्यूम इन मिलीलीटर आपको निकालना है इसका। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर कम्स आउट टू बी 48.1 ml। सो आंसर विल बी ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when 79.75 gram of copper sulfate sample containing inert impurities treated with Ki, the liberated iodine is reacted with 50 ml of 1 m hypo solution in basic medium। यहाँ देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया है। नॉर्मली जो हम लोग हाइपो की रिएक्शन कराते हैं उस केस में हाइपो जो है Na2S4O6 में कन्वर्ट होता है, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड वेयर इट इज ऑक्साइज्ड टू सल्फेट आयन, मतलब आपको एन फैक्टर हाइपो का चेंज करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल विल बी सेम। तो बिल्कुल पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे तो आयोडोबैटरी का ही तरीका अप्लाई करना है, बट द डिफरेंस इज दैट एन फैक्टर फॉर हाइपो सोल्यूशन गॉट चेंज। इक्वेशन लिखेंगे तो इट इज कॉपर सल्फेट प्लस 4Ki gives Cu2I2 2 copper sulfate plus 2K2SO4 एंड आयोडीन। तो उसका हमारे पास 79.75 ग्राम गिवन है, बट हमें पता है कि ये सैंपल प्योर नहीं है, तो वो अभी उसको इवेलुएट करेंगे। अब अगली रिएक्शन में आयोडीन की रिएक्शन हाइपो से करा रहे हैं Na2H2O3 से, बट उसका बोला मीडियम एल्कलाइन लेना है, तो उससे आयोडीन तो I- में कन्वर्ट हो रहा है, बट हाइपो सोल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट आयन में। सो नाउ इफ यू चेक ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर +2 टू +6 चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एन फैक्टर रिपोर्ट करेंगे तो आयोडीन का एन फैक्टर तो अभी भी 2 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अर्लियर, बट हाइपो के लिए ऑक्सीजन स्टेट +2 से +6 चेंज हुआ है 4 यूनिट और 2 सल्फर है हमारे पास, तो उसका एन फैक्टर 8 हो जाएगा। बस अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो है वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो भी इक्वल करेंगे हम सबसे पहले।
तो जितनी भी आयोडीन लिबरेट हुई है वो हाइपो से एग्जैक्टली यूटिलाइज हो रही है, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। तो यहाँ से पहले आयोडीन के मोल्स निकालेंगे और आयोडीन के मोल से कॉपर प्योर कॉपर सल्फेट के मोल्स निकाल के हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कैलकुलेट आएगा 50 इंटू 1 इंटू एन फैक्टर 8। यहाँ से मिली मोल्स ऑफ आयोडीन अगर कैलकुलेट करेंगे, आयोडीन का एन फैक्टर 2 है, so millimoles of iodine will be 50 into 1 into 8 by 2, ठीक है, विच इज 200। जितने मिलीमोल आयोडीन होगा उतने ही मिलीमोल उसके मिलीमोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकालेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा, तो ये 400 मिलीमोल्स आ गया। अब यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ, या ये जो मिलीमोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट है ये प्योर कॉपर सल्फेट है एक्चुअली में, क्योंकि जो आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है वो प्योर कॉपर सल्फेट है। दिस कम्स आउट टू बी 400, ये समझ गया ना। इक्वेशन में ध्यान से देखो, 1 मोल आयोडीन बनाने के लिए हमें 2 मोल कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड है, तो 200 मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 400 मिलीमोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। तो परसेंटेज ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट विल बी हाउ मच, 400 मिलीमोल्स है तो इंटू 10⁻³ मोल्स हो गए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट देखेंगे तो ये 159.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल कंपाउंड जो दिया है दैट इज 79.75 ग्राम, ओके। सो दिस कम्स आउट टू बी, एंड इंटू 100 और करेंगे परसेंटेज निकालना, सो इंटू 100, so this comes out to be 80% here. Clear? Now to another question. It's given when 214 gram of KiO3 reacts with excess of Ki in presence of H plus where it produces iodine. Now iodine is completely reacted with 1 mole of hyposolution basic media where it converts to sulfate ion. मतलब इस क्वेश्चन पे भी हाइपो के एन फैक्टर 8 काउंट करेंगे, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। बट द डिफरेंस इज कि आपकी बार जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो KiO3 है, तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोमेट्रिक टाइट्रेशन हर उस कंपाउंड के लिए काम करेगा जो Ki से रिएक्ट करने पर किसी भी तरीके से आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले KiO3 की रिएक्शन Ki से लिख के आपको पहले आयोडीन प्रोड्यूस करने की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगले स्टेप में जितना इक्विवेलेंट आयोडीन प्रोड्यूस होगा उसी आयोडीन के इक्विवेलेंट हाइपो के इक्विवेलेंट्स के एग्जैक्टली इक्वल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। सबसे पहले KiO3 की रिएक्शन लिखनी है Ki के साथ। This is the equation KiO3 plus 5Ki plus 6H plus gives 3I2 plus 6K plus and 3 water। तो सबसे पहले KiO3 के मोल निकालेंगे 214 by 214 यानी कि 1 मोल। 1 मोल KiO3 से रिएक्ट होने के बाद 3 मोल ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस होगा, और अगले स्टेप में मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो है उसको मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वल करेंगे। तो आयोडीन के मोल्स हो गए 3, एन फैक्टर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। हाइपो 1 m यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम आपको निकालना है, एन फैक्टर 8 है, वॉल्यूम इन ml आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो V1 लेट से एज्यूम कर ले, वी ही एज्यूम कर लो, तो इट्स ओके, वी हैव टेकन इट V। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करिए आप तो V की वैल्यू आपकी रिपोर्ट करनी है, दैट विल बी योर आंसर। सो दिस कम्स आउट टू बी 750 ml। नाउ अनदर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, बस एन फैक्टर ऑफ हाइपो 8 यूज़ करना था, बाकी सिंपल प्रोसीजर था, just like earlier question. Now the next question is given when 1.66 gram of Ki reacted with excess of KiO3 in presence of 6 and HCl, then ICl is produced. अब देखो फिर से नई रिएक्शन होगी, the amount of Ki3 reactant and ICl formed respectively। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बस आपको इक्वेशन लिखने का खेल है। सो बेसिकली KiO3 की रिएक्शन Ki से होकर ICl फॉर्म हो रहा है, सो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा होगी टेक्निकली, so KiO3 plus Ki gives ICl। So you can notice here oxygen state is +5, here it is -1 and this is +1। तो KiO3 के लिए एन फैक्टर चेंज हो रहा है 4 और Ki के लिए चेंज हो रहा है 2। तो एक्चुअली में यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके 3I से लिख लो, तो आपका आयोडीन बैलेंस हो गया, राइट। अब उसने बोला हुआ है कि मीडियम जो हमें लेना है वो HCl लेना है, तो मीडियम अगर HCl लेना है तो जितना ICl लिया बस उतना HCl लिख दो यहाँ पे, ये 3ICl आ जाएगा, इसके लिए 3HCl रिपोर्ट कर दो, 3ICl एंड देन करस्पॉन्डिंग 3HCl, राइट। अब जितना अब पोटेशियम भी बैलेंस करना है तो उसको भी करस्पॉन्डिंग KCl में कन्वर्ट कर दो, तो 6HCl कर लो, तो इट विल कन्वर्ट टू 3KCl,
प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे देखो KiO3 1.66 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले इसके मोल्स लिखेंगे तो 1.66 बाय, and molecular mass will be 166. Okay, so this is 1 point, molecular mass 166, so this is 0.01 moles हो गया एक तरीके से। दिस इज 0.01 मोल। इसने पूछा अमाउंट ऑफ KiO3 रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ ICL फॉर्म, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 लिखेंगे, ये 0.01 आ जाएगा, और फिर इसका अगर अमाउंट लिखेंगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेगा, एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICL लिखेंगे, सॉरी एक फॉल्ट हो गया, KI के 2 मोल से 1 मोल KiO3 रिएक्ट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 लिखेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.01/2, एंड मोल्स ऑफ ICL लिखेंगे तो 0.01/2 इंटू 3। बस इसका मॉलिक्यूलर मास से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके मास चेक कर लीजिए। ये आंसर शायद मोल्स में पूछा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव टू रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, राइट, दैट विल बी योर आंसर। सो विद दिस वी कैन मार्क द आंसर एज डी। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज नोन एज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अभी जैसे हमने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन सीखा, तो उसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो हम हाइपो के इक्वल कर रहे थे, तो इस केस में जो हमारा हाइपो सोल्यूशन था वो नॉन सोल्यूशन था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, और आयोडीन हमारे लिए अननोन सोल्यूशन था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने मेजर करी। अब जो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है उसका एक्जैक्टली ऑपोजिट टाइट्रेशन है, ऑपोजिट इन द सेंस कि यहाँ पे हाइपो सोल्यूशन जैसे सोल्यूशन जो होंगे वो अननोन सोल्यूशन होंगे, और आयोडीन जो होगा वो नॉन सोल्यूशन होगा। मतलब हम ये टाइट्रेशन उन सब्सटेंसेस के लिए परफॉर्म करेंगे जो आयोडीन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किसी तरीके से। तो जो सब्सटेंसेस आयोडीन से न्यूट्रलाइज हो सकते हैं उनके मिली इक्विवेलेंट्स आयोडीन के इक्वल करके हम उस अननोन कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन या उस कंपाउंड की जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन है उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइटल लिखिए आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। So iodometric titration में क्या हुआ, in this titration iodine is known solution, and such titration can be performed for the substances which can be completely oxidized by iodine। तो उस केस में क्या होगा, एट एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो है वो अननोन सोल्यूशन के इक्वल करके हम अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो एट एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन सोल्यूशन। और ये चीज़ देखो मैं आपको स्पेसिफाई कर चुका हूँ पहले ही, अननोन सोल्यूशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो सोल्यूशन नहीं हमें पता है, सोल्यूशन जिस सब्सटेंस का वो तो पता होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगा, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करके हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मोस्टली इस केस में हाइपो यूज़ करते हैं, आर्सेनिक के कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, जो भी है सब्सटेंसेस, क्योंकि आयोडीन इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर भी जिन जिन सब्सटेंसेस को आयोडीन ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हम उसके बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में हम लोग स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ चीज़ भी स्पेसिफाई कर लो, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज बाई आयोडीन यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर, या अलग से लिख लो स्टार्च इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन दिस टाइट्रेशन, अलग से पॉइंट मेंशन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आयोडीन कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा स्टार्च का कलर चेंज हो जाएगा। ये चीज़ अलग से लिख सकते हैं नोट बना के, इन दिस टाइट्रेशन स्टार्च इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इन दिस टाइट्रेशन starch is used as an indicator, in this titration starch is used as an indicator। So now write down a question, a sample containing HASO2, अब देखो यहाँ पे सब्सटेंस दिया HASO2 जिसको हम आयोडीन से ऑक्सीडाइज कराएंगे। So sample containing HASO2 weighing 3.78 gram is dissolved and diluted to 250 ml in a volumetric flask। अब 50 ml सैंपल इज जो नॉर्मली हम लोग सैंपल विड्रॉ करते हैं विद हेल्प ऑफ पाइपेट, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में एलिक्वाड बोलते हैं, अगर ये भी कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो 50 ml सैंपल इज विड्रॉन with a pipette and titrated with 35 ml 0.05 m solution of iodine। Calculate the percentage of HASO2 in the sample। देखो जितना भी प्योर HASO2 होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन से, तो कॉन्सेप्ट लगेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HASO2 के इक्वल करेंगे। तो इस प्रोसेस में पहले आपको HASO2 का इक्विवेलेंट निकाल एन फैक्टर निकाल लेना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आयोडीन इसमें ऑक्सीडाइज करता है, तो आयोडीन तो रिड्यूस होकर आई माइनस में कन्वर्ट होगा। आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट देखो यहाँ पे +3 है, आप जानते हो आर्सेनिक के 2 पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट है, +3 +3। तो अगर एच आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज करा के
+5 ऑक्सीजन स्टेट में ले जाएगा। तो ASO4 T माइनस फॉर्म लिख सकते हैं इसको, तो ये +5 में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे इनके एन फैक्टर्स रिपोर्ट करेंगे, अब एन फैक्टर्स में हर क्वेश्चन में अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं आयोडीन के, उसका एन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो एन फैक्टर ऑफ HASO2 भी 2 है और आयोडीन का एन फैक्टर भी 2 है। तो इंसिडेंटली एन फैक्टर इज सेम, तो ये मोल्स भी इक्वल कर सकते हैं। बट हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिली इक्विवेलेंट ऑफ HASO2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब HASO2 जो हमारे पास सैंपल है उसके मिली इक्विवेलेंट लिखते हैं, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन आपको देखो गिवन है, दैट इज 35 ml 0.05 m। ये मल्टीप्लाई करा एन फैक्टर 2, लेकिन ध्यान से देखना है दिस इज फॉर 50 ml सैंपल। अगर ध्यान से देखो दिस इज फॉर 50 ml सैंपल, बट एक्चुअल सैंपल हमारे पास कितना है 250 ml। इसका मतलब एक्चुअल मिलीमोल्स के 5 टाइम्स यूज होंगे। तो यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ प्योर HASO2 निकालेंगे, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट, उसका एन फैक्टर 2 है तो 10 से डिवाइड करेंगे। बट ये 35 इंटू 0.05 इंटू 2 जो मिली इक्विवेलेंट्स थे, उसको हम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करें तो इंटू 10⁻³ इतने इक्विवेलेंट हमारे 50 ml सैंपल के लिए लग रहे थे। तो 250 ml सैंपल के लिए बेसिकली 5 टाइम्स हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट हो गए। और इसका एन फैक्टर 2 था तो उससे डिवाइड कर देंगे फर्दर, तो ये हमारे मिली मोल्स ऑफ प्योर HASO2 आ गए। तो यहाँ से इसका अमाउंट निकाल के बाद में परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऊपर आप अमाउंट निकाल के परसेंटेज कैलकुलेट करिए। So if this comes out to be, if you will solve amount of HSO2 is 8.75 into 10⁻³ ऊपर सॉल्व किया, इनको मोलर मास मल्टीप्लाई करा तो अमाउंट आ गया। परसेंटेज निकालेंगे तो देखो स्टार्टिंग अपॉन 3.78 ग्राम है, उससे डिवाइड करो, दिस परसेंटेज कम्स आउट टू बी 25%। So your answer must be A। अब देखो अगर डिफरेंस समझना हो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक में, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, नोन और अननोन सॉल्यूशन के डिफरेंस है। रेस्ट ऑल इज सेम। कोई बहुत टाइट्रेशन वाइज आपको क्वेश्चन करते टाइम तो डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा व्हेन यू आर डूइंग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, व्हेन यू आर डूइंग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। बट अगर कॉन्सेप्चुअली कोई आपसे डिफरेंस पूछ लेगा तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियरली पता रखना है। द डिफरेंस इज इन टू टाइट्रेशन इज ऑफ नोन सॉल्यूशन एंड अननोन सॉल्यूशन। मतलब कौन सा सॉल्यूशन आप नोन सॉल्यूशन की तरह यूज कर रहे हो और कौन सा नॉन सॉल्यूशन की तरह यूज कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। तो अगर आपको हाइपो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता है और आप उससे आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के फर्दर स्टडी कर रहे हैं, देन इट मींस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और अगर आपको आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन पता है और उसकी हेल्प से किसी आप दूसरे सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, जैसे हाइपो भी हो सकता है या ऐसे ही अदर सिमिलर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जैसे पुराने सवाल में देखो HASO2 था, हाइपो था, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप आयोडीन से ऑक्सीडाइज करा सकते हो, उनमें से कोई भी सब्सटेंस है तो ये आयोडीमेट्रिक होगा। तो डिफरेंस इज आयोडीन देखना है। अगर आपके सॉल्यूशन में आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, नोन है, तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है। और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, अननोन है, तो आयोडोमेट्रिक है। मतलब बाकी सब्सटेंस देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। लॉजिक इज कि आपको कॉन्सेंट्रेशन किसकी फाइंड आउट करनी है। अगर आयोडीन की फाइंड आउट करनी है तो दिस इज आयोडीमेट्रिक, दिस इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन पता है और उससे किसी दूसरे सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो दिस इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, क्लियर? तो विल स्टॉप हियर।